आप लोग डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए ठीक, पता तो होगा आपको डीएस के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या क्या चाहिए। फिर भी मैं अपनी तरफ से बता दूं। डीएस लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, लेकिन अगर आप उसे लैंग्वेज इंडिपेंडेंट वे में लेते हैं तो आप सिर्फ एल्गोरिदम्स समझ पाएंगे, उन्हें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है। मैं ये मान के चल रहा हूं हम सबसे सिंपल लैंग्वेज में इंप्लीमेंटेशंस करेंगे एंड दैट इज सी लैंग्वेज। बाकी ये गलतफहमी बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि डीएस के लिए सिर्फ सी की जरूरत है। डीएस के लिए किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है जिसमें आप डीएस के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पाए। वो सी प्लस प्लस भी हो सकती है, वो जावा भी हो सकती है, वो सी भी हो सकती है। सी हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि डीएस के मैक्सिमम इंप्लीमेंटेशंस मैक्सिमम जगहों पर आपको सी लैंग्वेज के अंदर मिलते हैं। और सी में ऐसा करने से आपके बहुत सारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पॉइंटर्स वगैरह बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। मैं लिटरली कहता हूं अगर किसी को ये चेक करना है कि उसको कितनी सी आती है तो उसे लाइफ में जरूर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना चाहिए। अगर किसी को अपनी लाइफ में किसी अच्छी कंपनी में जाना है, किसी अच्छी कंपनी को आप टारगेट कर रहे हैं, किसी एमएनसी को, कि आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर आपको प्रोग्रामिंग का वो आर्ट सिखाता है जो आपको बाकी लैंग्वेजेस नहीं सिखा पाती हैं। बट याद रखिएगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने सी में ये 3 टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हैं। नंबर वन इज पॉइंटर। अच्छे से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसमें बिल्कुल मास्टर हो। मेरा बस इतना मतलब है कि अगर मैं कोड्स लिखूं इन टॉपिक्स को यूज करके तो आप रिलेट कर पाए, और ना समझ में आए तो कम से कम पूछ सके। ऐसा ना हो कि आपने लाइफ में कभी इन टॉपिक्स को देखा ही नहीं है, बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हमें पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा, हमें फंक्शन की जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा, हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी स्ट्रक्चर की। और इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं कहूंगा कम या ज्यादा है, ये तीनों बराबर तौर पे इंप्लीमेंटेड हैं। बस आपको आज के लेक्चर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत पॉइंटर की नहीं है, लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स पॉइंटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सो मेक श्योर इन टॉपिक्स को आप याद से रिवाइज कर लें, या कम से कम या बैकअप में वीडियो से कैसे भी अटेंड कर लीजिएगा। क्योंकि डीएस पढ़ने का मतलब तभी निकलेगा जब आप चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, जब कोड आपसे लिखते बनेगा। लिंक लिस्ट सबको पता होती है, स्टैक क्यू सबको वर्बली पता होते हैं। दिक्कत होती है जब कोडिंग आती है, और उससे ज्यादा दिक्कत होती है जब उस कोडिंग से हटकर उस पे प्रॉब्लम्स आती हैं। एक प्रॉब्लम आएगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अपन को लगाना है, उस लेवल पे अपन को ये सिलेबस कवर अप करना है। वरना तो आपके कॉलेज में भी टूटी फूटी डीएस तो पढ़ा ही देते हैं, स्पेलिंग तो याद हो ही जाती है, चीजों की नाम याद हो जाते हैं, डेफिनेशन याद हो जाती है। वो नहीं है ये कोर्स प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, इंप्लीमेंटेशंस करने हैं। तो ये 3 टॉपिक प्लीज आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और जो डाउट हो आप आराम से पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को सॉल्व करना, आपका सॉल्व होना बहुत जरूरी है डाउट। आगे बढ़ने का मतलब ही तब निकलेगा जब ये चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होंगी। तो आप पढ़ लो, कुछ डाउट रह जाए, नहीं समझ में आए, तो वो मेरे से आप क्लास में पूछना। मैं जब लिखूंगा कोड तो आपको डाउट आएगा ही, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, पूछ लीजिएगा, मैं आराम से बता दूंगा। बट ऐसा ना हो कि आपको टॉपिक पता ही ना और मैं बताऊं तो आपको उतना बेनिफिट ना मिल पाए। ठीक है, चलिए अब आज सबसे पहले अपन बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और हम क्यों डेटा स्ट्रक्चर्स को अपने कोड के अंदर या प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप डेटा स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी अपने कोड में अप्लाई करते हैं तो आप मेरी बात मानेंगे? आपने लाइफ में कभी डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ा, सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करिए, मान लीजिए आपने कभी लाइफ में डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ा, ना कभी कॉलेज में पढ़ा, ना कभी कहीं पढ़ा, आपको पता ही नहीं है डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर भी मैं अगर ये कहूं कि आप डेटा स्ट्रक्चर्स अपने कोड में अप्लाई करते हैं तो आप मानेंगे? कैसे प्रूव करिए? डेटा स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको जो भी डेटा मिल रहा है उसे मेमोरी में कुछ इस तरह से स्टोर करना कि आप उसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से रिट्रीव कर पाएं, बेस्ट पॉसिबल तरीके से उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएं। मेरी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। नोट्स मत लिखिए, मैं दे दूंगा, कुछ मत लिखिए, बैठिए आराम से आप। मैं आपसे कहता हूं मुझे सी के अंदर एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर से 20 इंटीजर लेने हैं, 20 इंटीजर लेने हैं, और उन्हें वापस स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। आप बताइए ये प्रोग्राम 20 वेरिएबल से बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा ना 20 इंटीजर से। बट मुझे नहीं लगता कोई भी प्रोग्रामर इसमें 20 वेरिएबल लेना पसंद करेगा। हर इंसान सोचेगा इस प्रोग्राम में वो एरे ले ले, rather than going for 20 integers will prefer to go with an array। क्यों? एरे मेमोरी बचाता है? नहीं, 20 इंटीजर का उतनी ही मेमोरी लेगा जितनी मेमोरी 20 इंटीजर्स लेंगे। फिर आप बताइए, आपने मेरी हाँ में हाँ क्यों मिलाई? आप एरे क्यों लेना पसंद करेंगे इस प्रोग्राम में? क्योंकि इट्स मच इजियर टू हैंडल एन एरे कंपेयर टू हैंडलिंग 20 डिफरेंट इंटीजर्स। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर।
बस सी में आपको डीएस की झलक भर मिलती है जब आप एरे की प्रोग्रामिंग करते हैं। डीएस की फील्ड आपको ये बताती है एरे जैसे और क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनके जरिए मेमोरी में डेटा को आप बेस्ट पॉसिबल वे में कर सकते हैं मैनेज। जैसे आप सबको पता होगा एरे की एक प्राइम लिमिटेशन होती है, एरे को साइज देनी पड़ती है अपन को कंपाइल टाइम पे। अगर वो साइज मुझे कंपाइल टाइम पे नहीं पता है तो फिर मुझे यूज करना पड़ता है डीएमए। बट उस डीएमए में भी मान लीजिए, आ जाए आ जाए आ जाए, उस डीएमए में भी मान लीजिए मुझे साइज रन टाइम पे थोड़ी थोड़ी देर में यूजर से लेकर अप करनी है, तो फिर सी में इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा इन डेटा स्ट्रक्चर। तो डीएस ये सिखाता है आपको कि एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसके अंदर आपके पास डेटा है, उस डेटा को मेमोरी में रखिए, आप क्या बेस्ट पॉसिबल तरीका यूज करो कि उसका स्टोरेज रिट्रीवल प्रोसेसिंग आप ऑप्टिमम वे में कर पाओ। इनफैक्ट हम यहां तक कहते हैं आप एक वेरिएबल भी अगर बनाते हो तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि याद रखिएगा हर वो चीज डेटा स्ट्रक्चर है जो जो मेमोरी में डेटा को होल्ड करे। अ वेरिएबल आल्सो होल्ड डेटा, अ पॉइंटर आल्सो होल्ड्स एड्रेसेस, अ नॉर्मल एरे आल्सो होल्ड्स वैल्यूज। तो ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, बट इनसे आप बेसिक प्रॉब्लम्स क्रैक कर सकते हैं। एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है उनके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स भी एडवांस लेवल के लगते हैं, जिससे आपकी प्रोग्रामिंग की स्पीड बढ़ जाए, जिससे आपका कोड हो जाए और ज्यादा ऑप्टिमाइज। तो लिखिए पहले बेसिक डेफिनेशन लिखें। द टर्म डेटा स्ट्रक्चर, the term data structure in computer science, the term data structure in computer science refers to refers to the study of the study of arrangement of data arrangement of data in our computer's memory in our computer's memory in such a way in such a way that it can be it can be used to retrieve and process the data retrieve and process the data in the most optimum manner in the most optimum manner। लिखिए अगला टाइटल, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स आपको कितनी तरह के मिलते हैं? डीएस के अनुसार डेटा स्ट्रक्चर्स को अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ये दो तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं प्रिमिटिव, एक कहलाते हैं नॉन प्रिमिटिव। ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं, सुना है? लैंग्वेजेस में सुना होगा आपने। प्रिमिटिव माने समथिंग विच इज गिवन बाय द लैंग्वेज। नॉन प्रिमिटिव मतलब जो हम लोग बनाते हैं, जैसे स्ट्रक्चर, जैसे क्लास, दे ऑल आर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। int char float, दे ऑल आर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। लिखिए इतना, लिखें अकॉर्डिंग टू डेटा स्ट्रक्चर्स कॉमा there are two categories there are two categories of of data storage or data structure। number 1 primitive, number 2 non primitive। प्रिमिटिव के बारे में लिखिए, लिखें प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर standard data types supported by a language। Primitive data structures are standard data types supported by a language। For example, primitive data structures
primitive data structures are int, char, float. C के primitive data structures. अब आइए नॉन प्रिमिटिव लीजिए, फिर लिखता हूं. नॉन प्रिमिटिव खुद कैटेगरीज में डिवाइडेड है. नॉन प्रिमिटिव का दूसरा मतलब होता है यूजर डिफाइंड, यानी जो आप के अंदर क्रिएट करते हैं. आप अगर सी के बैकग्राउंड से हैं तो आपने बनाए होंगे, एक एरे और एक स्ट्रक्चर. ठीक, इससे आगे आप सी में नहीं बढ़े होंगे, इससे आगे आप इसी सब्जेक्ट में आगे आएंगे. नॉन प्रिमिटिव की जो दो कैटेगरीज हैं उनमें से लीनियर, दूसरे कहलाते हैं नॉन लीनियर. अब जिन्हें बिल्कुल नहीं पता है उनसे तो कोई बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जिनको हल्का फुल्का आइडिया है, आप बता सकते हैं क्या होता है लीनियर और क्या होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर मतलब जो लीनियर वे में स्टोर हो. ये बढ़िया है. ये तो एग्जाम्पल हो गए, मुझे डेफिनेशन चाहिए. नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है. ये कभी मत बोलिएगा इंटरव्यू में लीनियर का मतलब मेमोरी में कंटिन्यूअस हो. नो. अगर लीनियर का मतलब मेमोरी में कंटिन्यूअस होता तो लिंक लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ना कहलाती. आप जब लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तो आप देखिएगा लिंक लिस्ट कंटिन्यूअस नहीं होती है. लिंक लिस्ट में नोड्स अलग अलग लोकेशन पे बनते हैं, बट स्टिल लिंक लिस्ट इज सेट टू बी अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर का मतलब होता है मेमोरी में डेटा ऐसे अरेंज हो कि एक डेटा के बाद आपको सिर्फ एक डेटा मिले. तो अगर एक डेटा से आगे एक डेटा पे आप जंप कर पा रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर बिकम्स लीनियर. एक डेटा से आप मल्टीपल पाथ कनेक्ट कर पा रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर लीनियर. फिर सुन लीजिए, एक डेटा एलिमेंट अपने से आगे एक डेटा एलिमेंट से कनेक्टेड है. इससे फर्क नहीं पड़ता ये कनेक्शन कंटिन्यूस है कि नॉन कंटिन्यूस है, बस एक से एक कनेक्टेड है, एक चेन की तरह. तो वी कॉल इट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. एक से बहुत सारे वी कॉल इट अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. नॉन लीनियर का बेस्ट एग्जांपल आपके कंप्यूटर का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. बताइए, है नॉन लीनियर? आपके कंप्यूटर में कितनी ड्राइव? तीन ड्राइव मान लेते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव. तो ड्राइव से तीन ड्राइव्स कनेक्टेड हैं. हर ड्राइव में ढेर सारे फोल्डर, हर फोल्डर में ढेर सारी फाइल. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड नॉन लीनियर. का लीनियर वर्जन बताइए. इसका लीनियर वर्जन सी ड्राइव से कनेक्टेड, डी ड्राइव, डी ड्राइव से कनेक्टेड ई ड्राइव, ई ड्राइव में फिर एक फोल्डर, फिर उसके अंदर एक फोल्डर, फिर उसके अंदर एक फोल्डर, ऐसे चलें हो जाता है लीनियर. ये हर स्टूडेंट के दिमाग में गलत फहमी होती है थोड़ी बहुत डीएस पढ़ने के बाद. लीनियर मतलब मेमोरी में कंटिन्यूस. नो, नॉट एट ऑल. लीनियर अगर कंटिन्यूस होता तो लिंक लिस्ट कभी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ना कहलाती. लीनियर मतलब अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज डन इन सच अ वे दैट फ्रॉम वन डेटा वी ओनली हैव कनेक्शन टू वन डेटा. ऐसा है तो डेटा स्ट्रक्चर इज लीनियर, ऐसा नहीं है डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर. इंडिया के एयरपोर्ट्स, India के railway stations, they all are non-linear structure. From one airport, you can have flights to multiple airports. That is a non-linear. अगर एक एयरपोर्ट एक से ही कनेक्टेड है, उससे कहीं और जा ही नहीं सकते, तो वो बन जाएगा फिर लीनियर अरेंजमेंट. लिखिए, non-primitive data structures are also called as user-defined data structure, and they are broadly categorized to be of two types. They are broadly categorized to be of two types. Linear, number two, non-linear. देखा? लिखिए, linear data structure are those where data is arranged in such a way that after one element we have just one more element.
that is that is a single element is connected is connected to just one more element after it, to just one more element after it. ठीक है, अब मेरी बात समझाने के लिए आपके सामने दो डायग्राम्स मैंने बनाए हैं। आप मुझे बताइए, ये जो पहला मैं बना रहा हूं, जैसे आप इजीली पहचान रहे होंगे, ये कह रहे हैं मेमोरी कंटिन्यूस है, करेक्ट, नॉन कंटिन्यूस है। 1000 के बाद 2000, 2000 के बाद 3000, कंटिन्यूस होती है 1000, फिर 1000, 2 या 4 दिखता, बट दे बोथ आर कैटेगराइज्ड एज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि एक एलिमेंट से आप रास्ता सिर्फ एक एलिमेंट का मिल रहा है। मैं लिंक लिस्ट पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको डायग्रामेटिक व्यू दे रहा हूं। इन दोनों में आप सिमिलैरिटी ढूंढिए तो एलिमेंट अपने आगे इज कनेक्टेड टू जस्ट वन एलिमेंट। या फिर कई बार बिगनर्स को डाउट होता है क्यों 20 तो दोनों से कनेक्टेड है, वो मैं बोल रहा हूं आगे की तरफ एक एलिमेंट से अगर एक एलिमेंट कनेक्टेड है तो डेटा स्ट्रक्चर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आगे लिखें, एग्जांपल्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर, नंबर 1 एरे, नंबर 2 स्ट्रक्चर, ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा सी में, तो इन्हें हम यूज करेंगे कोडिंग के दौरान ना, मैं मान रहा हूं आपको ये आते हैं। यहां से आपका एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट होगा। तो हम जो पहला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे will be a very popular structure called stack, दूसरा another very popular structure called as queue, और तीसरा जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया linked list। These are linear data structures। इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में एक ही बात कॉमन है, आफ्टर वन एलिमेंट देयर इज ओनली वन मोर एलिमेंट। सो एरे, स्ट्रक्चर, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। यहां ध्यान दीजिएगा, इनकी खूब सारी वेराइटीज हैं। किनकी? स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट की। जैसे क्यू की वेराइटीज में आता है लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, डबली एंडेड क्यू, प्रायोरिटी क्यू, वो सब अलग अलग हम पढ़ेंगे। मैं अभी सिर्फ डिटेल्स डलवा रहा हूं। तरह के होते हैं, स्टैटिक स्टैक, डायनामिक स्टैक, लिंक तरह की आपको मिलेंगी, सिंगली, डबली, सर्कुलर, एक आप खुद बना सकते हैं डबली सर्कुलर। तो बहुत सारी वेराइटीज हैं, डिटेल्स हैं। सबके नाम एरे, स्ट्रक्चर, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, दीज आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लिखिए अगला टाइटल, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बस ये थोड़ी सी इनिशियल थ्योरी है, ये समझ लीजिए, फिर सीधे अपन कोडिंग पे आते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लिखें, इफ आफ्टर वन एलिमेंट, if after one element we have we have connection to we have connection to multiple elements, we have connection to multiple elements, then such data structure such data structure are called as non-linear data structures, full stop। A very common example is file system of any computer, file system of any computer, where we have multiple drives, comma, each drive has multiple folders, and every folder has got
मल्टीपल मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स, कुछ ऐसा डायग्राम। दिस आपके माइंड के अंदर अपने अपने फोल्डर्स, हर फोल्डर के अंदर अपनी अपनी फाइल। अब थोड़ा होते हैं जो दिख रहा है ट्री, जैसे वहां था लिंक लिस्ट, ऐसे यहां होता है ट्री। अभी ज्यादा समझिए, इसकी कोडिंग करेंगे तब क्लियर होगा। आगे लिखिए एग्जांपल्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर, एग्जांपल्स ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर ट्री, ग्राफ, और ट्री की एक खास कैटेगरी जिसे आप अलग से डीएस में पढ़ेंगे, हीप। ये है आपका इंट्रोडक्शन। अब आइए मेन टाइटल पे, टाइटल डालिए स्टैक। अब यहां से स्टार्ट करते हैं आपका एक्चुअल टॉपिक। टाइटल डालिए स्टैक। ठीक, सबसे पहली चीज, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया हो, स्टैक होता है नहीं होता है? नहीं होता है। स्टैक एक हाइपोथेटिकल डेटा स्ट्रक्चर है। आप बनाते हैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ एक एरे के ऊपर, तो फिर उस एरे का नाम पड़ जाता है स्टैक। यानी बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं, स्टैक इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ एन एरे। एक एरे लीजिए, उसमें 3 शर्तें लगा दीजिए जो आपको अभी मैं बताऊंगा। तो वो शर्तों के बाद फिर हम प्रोग्रामिंग में उसको एरे नहीं बुलाते, हम प्रोग्रामिंग में उसको बोलने लगते हैं स्टैक। तो पहले एरे थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, तो फिर आपको वो 3 रेस्ट्रिक्शंस एरे के ऊपर जो लगेंगे वो समझ में आएंगे। ये बताइए, अगर मैं एक एरे बनाता हूं, लेट्स से int arr5, ठीक, तो इसका कुछ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे करते हैं, करेक्ट, जिसमें आपके पास 0 से लेकर 5 है तो 4 तक के इंडेक्सेस होंगे। ठीक है। अब मेरे आपसे कुछ बेसिक बेसिक सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, इस एरे के अंदर मुझे डेटा फिल करना है, तो एक लूप लगेगा नॉर्मली, वैसे तो बिना लूप के भी हो जाएगा। वो लूप आप 0 से लेकर 4 तक चलाते हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? है ना? उल्टा नहीं चला सकते क्या? 4 से 0? मान लीजिए नहीं चला सकते, मान लीजिए नहीं चला सकते, ये पहला रेस्ट्रिक्शन। यानी एक ऐसा एरे जो ये रेस्ट्रिक्शन दे कि आप सेल नंबर 4 पे डेटा डाल ही नहीं सकते जब तक 3 पे ना जाए, 3 पे डाल ही नहीं सकते जब तक 2 1 और 0 पे ना जाए, तो फिर वो एरे नहीं रह जाता, वो कुछ और बनता है। तो स्टैक कहता है मेरे अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो एक ऑर्डर में होगा। पहला डेटा जो आप मेरे अंदर डालोगे वो कहीं पे भी नहीं जाएगा, इट शुड बी प्लेस्ड एट 0। मैं फिर याद दिला दूं, ऐसा रूल हम बनाएंगे, ऐसा लैंग्वेज ने नहीं दिया है। तो ये मत सोचिएगा सर मैं 4 पे अगर कुछ स्टोर करूं तो सी मना कर देगी क्या? कोई दुनिया की लैंग्वेज मना नहीं करेगी। आप ऐसा लिखेंगे कोड कि हम तब तक 4 पे डेटा नहीं डालेंगे जब तक 4 से नीचे वाले सेल्स ऑक्यूपाई ना हो जाएं। इसलिए स्टैक के बारे में बार बार एक वर्ड आप सुनेंगे, इट इज एन ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर। व्हेन आई से ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर, इसके अंदर डेटा डालने और निकालने का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। डेटा डालने का ऑर्डर ये होता है कि जब आप डेटा स्टोर करेंगे तो वो सबसे बॉटम वाले सेल पे सबसे पहले जाएगा, उसके बाद उससे ऊपर आएगा, उसके बाद उससे ऊपर आएगा, और टॉप सेल तभी भरेगा
जब नीचे वाले सारे सेल हो गए होंगे प्री ऑक्यूपाइड। स्टैक को समझने का सबसे बढ़िया रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप इस मार्कर को समझिए। रिकॉल करिए, ये मार्कर एक तरीके का स्टैक है। मान लीजिए इसके अंदर जो मैं इंक की ड्रॉप्स डाल रहा हूं वो सॉलिड ड्रॉप्स होती, हर ड्रॉप पे एक नंबर होता। तो जो पहली ड्रॉप इसके अंदर जाती वो बिल्कुल बॉटम पे जाके सेटल होती, फिर उसके बाद उसके ऊपर आती, उसके ऊपर आती, उसके ऊपर आती। ये बिहेवियर, ये डायग्राम आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। दूसरा, बैडमिंटन खेला होगा, बैडमिंटन में शटल कॉक का डब्बा देखा है आपने? शटल कॉक का डब्बा इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टैक। अगर आप उसे एक एंड से बंद रखें और एक ही एंड से खोलें तो आपको सबसे ऊपर वो शटल कॉक दिखेगी जो उसमें सबसे आखिर में डाली गई होगी, सबसे नीचे वो शटल कॉक होगी जो सबसे पहले डाली गई होगी। अगर इन रेस्ट्रिक्शंस को एक एरे पे लगा दिया जाए तो फिर एरे एरे नहीं रहता, एरे अपने आप में बन जाता है स्टैक। तो पहला रेस्ट्रिक्शन क्या समझा आपने, बताइए? प्लेसमेंट ऑफ डेटा शुड गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये नहीं कि कहीं भी डेटा भर दिया आपने, आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि पहला डेटा 0 पे ही जाएगा, अगला डेटा 1 पे ही जाएगा एंड सो ऑन। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि स्टैक एक एंड से ओपन रहता है, एक एंड पे हो जाता है क्लोज। जब उसको हम एक एंड पे क्लोज रख देते हैं तो डेटा डालने की एक ही जगह होती है। जब यहीं से डेटा जाएगा तो सोच कर देखिए, जो भी डेटा हम ड्रॉप करेंगे वो रोल डाउन होता होता आकर सेटल सबसे पहले 0 पे होगा, फिर सेटल 1 पे होगा, फिर सेटल 2, फिर 3, फिर सेटल होगा 4 पे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लीजिए इस एरे के अंदर 5 नंबर मैंने डाल दिए, है ना? क्या मैं 30 को प्रिंट कर सकता हूं विदाउट प्रिंटिंग 50 एंड 40? कर सकता हूं ना? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ printf परसेंटेज डी arr2। When I'll say this, I get the value 30। स्टैक में नहीं कर सकते आप। स्टैक बोलता है, आप मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल शेप्ड कुछ रखा हुआ है, ड्रम है, उस ड्रम को आप ऊपर से अगर देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर वो एलिमेंट दिखेगा जो ड्रम में होगा टॉप पे। अनलेस एंड अनटिल आप इसको हटाएं आपको इससे नीचे वाला एलिमेंट नजर नहीं आएगा। तो गेस करिए, अगर इस स्टैक के अंदर 10, 20, 30, 40, 50 स्टोर्ड है, मान लीजिए ये हमारा स्टैक है, इस स्टैक में अपन ने 10, 20, 30, 40, 50 स्टोर करा है। तो स्टैक बोलता है आपको 30 चाहिए, मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको 50, 40 को हटाना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल दीज टू एलिमेंट्स आर रिमूव्ड यू कैन नॉट रीच द एलिमेंट विच इज बिलो देम। कहने का मतलब स्टैक ये बोलता है, स्टैक में डेटा डाला जाएगा तो इस एंड से डाला जाएगा, डेटा निकाला जाएगा तो इस एंड से निकाला जाएगा। स्टैक इतना इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है कि स्टैक में डेटा जब भरते हैं तो हम बोलते हैं हम उसमें डेटा पुश कर रहे हैं, जब स्टैक से डेटा निकालते हैं तो हम बोलते हैं हम डेटा पॉप कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा सर ये कीवर्ड्स हैं, नहीं, ये कीवर्ड्स नहीं है, ये जनरल वर्ड्स हैं जो स्टैक बोलने के साथ साथ बोले जाते हैं। जैसे आप सी प्रोग्रामिंग में बोलते हो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, आप सी प्रोग्रामिंग में बोलते हो फंक्शन, प्रोटोटाइप। ये कीवर्ड्स थोड़ी ना है, बट ये वो वर्ड्स हैं जो फंक्शन के साथ बोले जाते हैं। ऐसे स्टैक के साथ हमेशा कहा जाता है when we put something in a stack we actually are pushing it, when we remove something from a stack we actually are popping it। और पुश पॉप के अपने स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन होते हैं। पुश कहता है वो डेटा डालेगा लेकिन ऑर्डर रहेगा बॉटम टू टॉप, पॉप कहता है वो डेटा निकालेगा बट ऑर्डर रहेगा टॉप टू बॉटम। इसलिए आप एक लाइन सुनने की आदत डाल लें कि स्टैक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ LIFO। LIFO stands for last in first out। the data which is inserted last is the one to be removed first। क्यों? क्योंकि इसका डिजाइन ही ऐसा होता है कि जब तक आपको ये हटाने को नहीं मिलेगा तब तक 40 नहीं दिखेगा, जब तक 40 नहीं हटेगा तब तक 30 नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा, इन रेस्ट्रिक्शंस को मानने से कई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। जैसे आपने सी में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बनाई होगी, बताइएगा बनाई है कि नहीं? यूजर से उसका नाम लो और चेक करके बताओ, या यूजर से एक स्ट्रिंग लो और चेक करके बताओ वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। बनाया ना पैलिंड्रोम का कोड आपने सी लैंग्वेज में? एक एरे लिया होगा, एक लूप चलता होगा 0 से, एक लूप चलता होगा लास्ट से, फिर आप कंपेयर करते होगे। ये सारी प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करी जाती है यूजिंग स्टैक। तो आप अभी ये मत सोचो सर इतने रेस्ट्रिक्शन से क्या बेनिफिट है, मैं ही रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं, ना लगाऊं तो। इन रेस्ट्रिक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं अगर एरे को एरे की तरह नहीं, अगर एरे को देखा जाए इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैक। अब आप मुझे बताइए आपने क्या समझा? व्हाट इज अ स्टैक? इट्स अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज
These values follow two important rules. Rule number one, insertion of data in the stack should always be from bottom to top. Removal of data from the stack should always be from top to bottom. The process of insertion is not called insert, it's better called push. The process of removal is better called pop. तो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो पुश पॉप नाम के फंक्शंस इंप्लीमेंट करे, एक ऑर्डर में डेटा डाले और निकाले, हो वो एक एरे, रेस्ट्रिक्शंस ये वाले मान ले, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ स्टैक. लिखिए, a stack is a ordered linear data structure. ordered माने sorted order, ये माने ascending order नहीं. ordered माने एलिमेंट्स के डालने और निकलने का एक प्रॉपर लॉजिक होगा. ये नहीं कुछ भी निकाल लिया, कुछ भी डाल दिया. जब आप डेटा डालोगे, दे शुड ग्रो फ्रॉम बॉटम टू टॉप. जब डेटा निकालोगे, दे शुड बी रिमूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो अनऑर्डर्ड क्या होता है? अनऑर्डर्ड ये है जो कहता है कभी 20 प्रिंट कर लो, कभी 40 कर लो, कभी 50 कर लो, कभी 10 कर लो, किसी को मत करो. एरे को प्रिंट तो मैं अपने ऑर्डर में कभी भी कर सकता हूं ना, ये अलग बात है. हम कोडिंग में नॉर्मली लूप एक ऑर्डर में लगाते हैं, बट मैं लूप रैंडम भी तो चला सकता हूं. इस पे नहीं चला सकता हूं. ये एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है, ये एक ऑर्डर को फॉलो करता है, एंड दैट ऑर्डर इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. So a stack is a linear ordered data structure which is modified form of an array. Which is modified form of an array. Full stop. आगे लिखें. A stack always follows following important restrictions. A stack always follows following important restrictions. Number one, insertion of data in a stack. Insertion of data in a stack always goes from bottom to top. That is, at first, lower index elements are filled, and then upper index elements are filled. Second, the removal of data from a stack goes from top to bottom. That is, at first, top element is removed, and only after it the next element can be removed. The next element can be removed. Third, since we have to implement the above two restrictions, we imagine that a stack remains closed. A stack remains closed from one end and open from the other end. A stack remains closed from one end and open from the other end. And thus, it follows the principle of last in, first out, LIFO.
क्लियर? ये तो हुई डेफिनेशन। अब अगले जरूरी पॉइंट पे आते हैं, ध्यान दीजिए। जब आप सी लैंग्वेज में एरे की प्रोग्रामिंग करते हैं, सोच के बोलिएगा, तो एरे के अलावा और क्या लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर? एरे के अंदर डेटा स्टोर करते वक्त लूप लगाते हैं। लूप लगाने के लिए कुछ लगता है? आई लगता है। वो आई का क्या रोल होता है? सी प्रोग्रामिंग में वो आई वेरिएबल का क्या रोल होता है? वो आई आपके एरे का इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है। ARRI बोलते हो ना आप, ठीक? तो जैसे एरे के लिए आप आई यूज करते हो, हम स्टैक के इन इंडेक्सेस को रेफर करने के लिए, कौन से इंडेक्सेस? ये 0 1 2 3 4, इनको रेफर करने के लिए स्टैक के लिए एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं टॉस। अगेन कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये सिर्फ नाम भर है। जैसे इनका नाम पुश पॉप है, इंसर्ट डिलीट कर दूंगा तो कोड एरर देगा? नहीं, कोड एरर नहीं देगा, लोग टोकेंगे। कोई भी जानकार बंदा होगा तो बोलेगा तुमने नाम इंसर्ट क्यों दिया हुआ है? इन स्टैक वी बेटर यूज द वर्ड पुश। तो जैसे एरे के लिए आप आई नाम के वेरिएबल से इंडेक्सिंग करवाते हो, हम स्टैक पे इंडेक्सिंग करवाते हैं विद अ पॉइंटर जिसको हम बुलाते हैं टॉस। और ये जो पॉइंटर शब्द मैंने बोला है, ये सी वाला पॉइंटर नहीं है। सी वाला पॉइंटर क्या रखता है? एड्रेसेस। ये रखेगा अपने अंदर इंडेक्सेस। यानी जब भी हम स्टैक में डेटा डालते हैं, हम टेक्निकली बोलते हैं डेटा डालते वक्त टॉस वाली लोकेशन पे डेटा डालेंगे, डेटा निकालते वक्त टॉस वाली लोकेशन से डेटा निकालेंगे। यानी एवरी टाइम अ पुश विल टेक प्लेस, टॉस विल बी इंक्रीमेंटेड। एवरी टाइम अ पॉप विल टेक प्लेस, टॉस विल बी डिक्रीमेंटेड। तो अगर मैं स्टैक का विद टॉस आपको डायग्राम दिखाऊं तो देखिए कैसा दिखेगा। हाउ अ स्टैक विल लुक लाइक। ये आपका स्टैक, दो तीन डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, तब आगे की कहानी समझ आएगी आपको। 0 1 2 3 4 इंडेक्सेस, ये इस स्टैक को रिप्रेजेंट करने वाला ARR नाम का एरे, और एक हमारा वेरिएबल टॉस, जो इस वक्त हम मान रहे हैं स्टैक खाली पड़ा है, तो 0 पे भी हो सकता है, -1 पे भी हो सकता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात दिमाग में भर लीजिए, अलग अलग किताबें, अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग पढ़ाने वाले टॉस का इनिशियल वैल्यू अलग अलग लेकर चलते हैं। कुछ लोग लेकर चलते हैं -1, ये बताने के लिए कि टॉस 0 पे रहेगा ही क्यों, जबकि 0 पे अभी कोई एलिमेंट नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि टॉस खाली है स्टैक, तो रहना चाहिए एट 0। दोनों सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। अपन -1 वाली अप्रोच लेकर चलेंगे। तो हमारा जो टॉस है वो इनिशियली होगा एट -1। आप समझ रहे हो तो मुझे बताएं, जब एक एलिमेंट आएगा तो इस डायग्राम में क्या चेंज आएगा? अगर पुश को सही ढंग से कोड करा जाए तो जब एक एलिमेंट आएगा तो टॉस 0 पे आ जाएगा। 0 पे आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट हम मान लेते हैं 10। तो आफ्टर द इंसर्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट योर स्टैक विल लुक लाइक दिस। ये एरे अभी भी वैसा का वैसा ही है। टॉस की जो जगह है वो बदल जाएगी, टॉस विल नाउ बी एट 0, और यहां पर आ जाएगा एक एलिमेंट विच इज 10। ये हम मानते हैं इट इज एन एम्प्टी स्टैक। स्टैक खाली होता है तो ऐसा दिखता है। दिस इज अ स्टैक विद 1 एलिमेंट। ठीक है, अब आप बताइए दो एलिमेंट का स्टैक कैसा दिखेगा? सिंपल, टॉस विल बी सेट एट इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स 1 पे आ जाएगा 20। उस केस में आपका स्टैक का लुक कुछ ऐसा बन जाएगा। स्टैक विल हैव 5 indexes, टॉस विल बी एट इंडेक्स नंबर 1, यहां पर आ जाएगा 10, यहां पर आ जाएगा 20, दिस विल बी आर ARR। अब बताइए पूरा भर जाए स्टैक तो कौन कहां होगा? टॉस विल बी एट फाइनल इंडेक्स, जो इस एरे के लिए 4, जनरल बोले तो साइज -1, राइट? तो जब स्टैक पूरा भर जाएगा, ये हो गया अ स्टैक विद 2 एलिमेंट्स। जब स्टैक पूरा फिल हो जाएगा तो फिर कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया आपका स्टैक विथ 5 एलिमेंट्स, 0 1 2 3 4। फोर्थ इंडेक्स पे बैठा होगा टॉस, और नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा डेटा स्टैक में हो गया होगा फुल। जैसे ये एम्प्टी स्टैक था, ये कहलाता है फुल स्टैक। सो दिस इज अ फुल स्टैक। अब दो वर्ड्स और सुन लीजिए अगले लेक्चर के लिए। इसमें पुश कर सकते हैं, अब जब ये भर गया है नहीं कर सकते हैं,
एक फुल स्टैक में अगर पुश कॉल करते हैं तो हम डीएस में वोकैबुलरी वाइज बोलते हैं, जो एरर आती है इट्स कॉल्ड स्टैक ओवरफ्लो। बहुत सारी लैंग्वेजेस में आपको ये एरर रन टाइम पे दिखती है, बताऊंगा कहां कैसे। और अगर एक खाली स्टैक में हम डेटा निकालते हैं तो हम डीएस में बोलते हैं दिस जनरेट्स एन एरर विच इज कॉल्ड एज स्टैक अंडरफ्लो। सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर, ये सिंटेक्स एरर नहीं है, दे आर एरर मैसेजेस विच विल बी डिस्प्लेड एट रन टाइम। हम ही करेंगे, अपने आप नहीं होगा, ये सारी कोडिंग हम करेंगे जब स्टैक को करेंगे कोड के अंदर इंप्लीमेंट। उतार लीजिए डायग्राम, फिर अगला पॉइंट डिस्कस करूं। कहां 4? हाँ आएगा ना, वैल्यू 4 आएगी बिल्कुल। हो गया, चलें आगे। चलिए लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का, और फिर आप सी रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि अगले लेक्चर में करेंगे इसकी कोडिंग। इस पूरे डायग्राम को देखकर मुझे बताइए, स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है? स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने वेरिएबल्स की जरूरत इस डायग्राम के हिसाब से आपको पड़ रही है? 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ रही है, एक ये एरे जो डेटा रखेगा, और एक ये टॉस जो डेटा तो नहीं रखेगा बट रखेगा इंडेक्सेस। अच्छा, ये एरे और ये टॉस साथ में काम करेंगे? आराम से सोच के बताइए, बिना स्टैक के टॉस का कोई मतलब निकलता है? बिना टॉस के स्टैक की इंडेक्सिंग एक्सेस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यानी दे बोथ वर्क टुगेदर। सी क्या बोलती है, जब दो अलग अलग चीजें साथ में रखनी हो तो क्या करो? दो अलग अलग चीजों को साथ में अगर आप इंप्लीमेंट करो, जब भी काम करें साथ में करें, तो आप इसको इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करो स्ट्रक्चर। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती तो वी वुड हैव गॉन फॉर क्लास। तो क्योंकि स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ एरे एंड टॉस, टू इंप्लीमेंट अ स्टैक इन सी प्रोग्रामिंग वी ऑलवेज प्रेफर टू मेक यूज ऑफ स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रक्चर के नहीं बनेगा, बनेगा, बट आप सोचिए पुश में, पॉप में, सब जगह आपको इन दोनों को भेजना है। जब सब जगह ये दोनों जाने हैं तो बेटर है ना, इनको उठाकर एक स्ट्रक्चर में डाल दो, उस स्ट्रक्चर को हर फंक्शन में आप कर सकते हो पास। तो लिखिए टाइटल, इंप्लीमेंटिंग अ स्टैक इन सी। अब थ्योरी खत्म, अब सीधे कोडिंग पे आ रहे हैं अपन। इंप्लीमेंटिंग अ स्टैक इन सी, सी लैंग्वेज में स्टैक को इंप्लीमेंट करना। शुरू करें? चलिए देखिए, सबसे पहला स्टेप, स्ट्रक्ट स्टैक। क्लियर? ठीक, अब ये बताइए, ये जो स्टैक आप बना रहे हैं फिलहाल डिस्कशन में, ये अपने अंदर क्या रख रहा है? 10 20, व्हाट आर 10 20? इंटीजर्स। और स्टैक हमेशा इंटीजर्स ही रखेंगे? नहीं। तो स्टैक किस टाइप का होगा, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। मैं अभी 10 मिनट पहले आपसे बोल रहा था यूजर से उसका नाम लेना और पैलिंड्रोम चेक करना है। नाम विल बी कंपोज्ड ऑफ कैरेक्टर, इस एग्जांपल में स्टैक विल बी ऑफ कैरेक्टर्स। जब आप एडवांस लेवल पे डीएस में आएंगे इसी कोर्स में, तब हम ट्री को इंप्लीमेंट करेंगे और उस दौरान स्टैक पॉइंटर्स का बनाएंगे। तो बिल्कुल ओपन माइंड से फर्स्ट डे एक्सेप्ट करिएगा, अ स्टैक
can be stack of integers, character, float, even it can be a stack of addresses, that is stack of pointer. कैसा stack लगेगा that will depend on your exact problem. अभी इस problem के लिए I'll have a stack of integers. तो मैं जो अंदर array बनाऊंगा it will be int arr. अब आती है बात array की size क्या रखेंगे. आपको याद होगा इन सी प्रोग्रामिंग दो तरह से एरे को साइज देते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक. स्टैक भी दो तरह का बनता है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक. फिलहाल आपका फर्स्ट लेक्चर है, पहली बार हम कोडिंग कर रहे हैं. विल बिगिन विद स्टैटिक स्टैक, और जब आप लिंक लिस्ट पढ़ लेंगे, कौन सा टॉपिक, लिंक लिस्ट, विल इंप्लीमेंट स्टैक एज अ डायनेमिक स्टैक. दोनों तरह से इंप्लीमेंट होगा, बट अभी के लिए स्टैक विल बी इंप्लीमेंटेड इन स्टैटिक वे. तो अंदर रहेगा इंट ARR 5. ये 5 कौन दे रहा है, प्रोग्रामर दे रहा है. दैट इज व्हाई इट इज अ स्टैटिक स्टैक. दूसरा, इसके अलावा टॉस लगेगा. टॉस कैसा होगा, जैसा स्टैक होगा वैसा टॉस नहीं. स्टैक कैसा भी हो, टॉस विल ऑलवेज बी एन इंटीजर. टॉस को तो रखना है अपने अंदर इंडेक्स नंबर. तो अगर ये पॉइंटर का भी स्टैक बनेगा तो टॉस हमेशा रहेगा इंटीजर का. तो आपका अगला डिक्लेरेशन होगा INT टॉस. फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंप्लीमेंटिंग स्टैक. जब भी स्टैक सी में इंप्लीमेंट करेंगे हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे उसे एज अ स्ट्रक्चर. क्लियर, आ गया समझ में. ठीक है, अब ये बताइए स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने से मेमोरी एलोकेट हो जाती है, कब होती है. तो आपका अगला स्टेप होगा इस स्टैक को यूज करने के लिए इस स्टैक का आप डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल. कैसे करते हैं सी में वेरिएबल डिक्लेयर, सी में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बाय राइटिंग स्ट्रक्ट स्टैक एस. क्लियर. जब ऐसा करेंगे तो मेमोरी में डायग्राम क्या बनेगा, एक वेरिएबल बनेगा जिसका नाम एस होगा, जिसके अंदर दो मेंबर्स होंगे, एक एरे होगा और एक टॉस होगा, और वैल्यू दोनों में फिलहाल गार्बेज होगी. सी तो गार्बेज ही करती है ना, तो फिलहाल दोनों में वैल्यू गार्बेज होगी. फिर आप क्या करेंगे, आप फिर सबसे पहले इन्हें इनिशियलाइज करेंगे और फिर एरे के अंदर वाया टॉस वैल्यू करेंगे इंप्लीमेंट. यानी अभी इस कोड में बहुत सारी बातें आएंगी. स्टैक को इनिशियलाइज करना, स्टैक में डेटा फिल करना. अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक लेवल की दो चीजें बनाई हैं, हाउ टू क्रिएट अ स्टैक, हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ अ स्टैक. ठीक है, आइए अब आप नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं इसकी एक्चुअल कोडिंग. लेक्चर आपका फ्राइडे शाम को 5:30 बजे. उस दिन फिर अपन एक्चुअल टाइम सेट कर लेंगे, पता लग जाए कौन कौन से कॉलेज के स्टूडेंट्स इसमें. आप लोग कौन से कॉलेज से हैं, मैनेट. मैनेट का सैटरडे फ्री रहता है, सुबह पढ़ सकते हैं आप लोग. और बाकी बाकी भी नहीं, आप लोग तो एलन सिटी से हो तो आपका तो कॉलेज रहता होगा सुबह, तो आप 5:30 शाम को आ सकते हैं. तो फ्राइडे 5:30 आइए, उस दिन हम टाइम भी फाइनल सेट कर लेंगे और इसकी कोडिंग करते हैं इंप्लीमेंट. वहां मुझे नाम नंबर दे जाइएगा, इन केस ऑफ एनी चेंज आपको मैसेज आ जाएगा. बाकी फ्राइडे 5:30.